हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम केमिस्ट्री का 5th चैप्टर, क्लास 11th का आपका 5th चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस तरीके से हम इस चैप्टर में चीज़ें स्टडी करने वाले हैं, किस तरीके से सारे टॉपिक्स स्टडी करने वाले। देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, देन टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, जो कि लंडन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो इन सारे फोर्सेस के बारे में हम डिटेल में आज के इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज के थ्रू हम सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस तरीके से इन हम टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और बहुत सिंपल हमने स्टार्टिंग में एमसीक्यूज रखा है सो दैट आपके कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरीके से आपको इजीली क्लियर हो जाए। तो एंड तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जिससे कि हम स्टेट ऑफ मैटर इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें मेनली हम सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये फोर्सेस कुछ होती है मॉलिक्यूल के बीच में, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन हम आगे और डिटेल में सारे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, जो कि है डेफिनेशन। हम देखते हैं कि ये किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। तो देखिए, व्हाट आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स नोन एज। तो देखिए, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस है, उस फोर्स को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये एक तरीके से आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन दी गई है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, इनके बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और तब आप इजीली डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि HCl हमने ले लिया, HCl मॉलिक्यूल हमने ले लिया एग्जाम्पल के लिए। तो इंट्रा क्या होता है, विद इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में ही, जैसे H और Cl के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, विद इन अ मॉलिक्यूल में ही। और इंटरमॉलिक्यूलर, जैसे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन आपने सुना होगा, दो अलग अलग कॉलेजेस के बीच में। ठीक है, तो उसी तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि एक वीक फोर्स होती है। ठीक है, तो यही होता है इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, जो फोर्स होती है दो मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरैक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल, उनके अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो फोर्सेस है, उन्हीं को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड इंट्रामॉलिक्यूलर मीन्स विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स इंक्लूड intermolecular forces. Therefore, the force of attraction and repulsion between interacting molecules are known as intermolecular forces. ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो आपको ये फोर्स देखने मिलती है, और उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स। तो उस मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लंडन फोर्स इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि लंडन फोर्स को और क्या कहा जाता है। तो लंडन फोर्स को डिस्पर्जन फोर्स भी कहा जाता है। अब देखिए, ये क्या होता है लंडन फोर्स, ये डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, ये डायरेक्टली ये टॉपिक कहाँ से आ गया। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन देखा था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो जिसमें हमने देखा था कि अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस जो है बिटवीन इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स, उसे कहा जाता था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जैसे कि दोनों भी फोर्स होती है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ठीक है, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उसे और वंडर वॉल फोर्सेस भी कहा जाता है। अब वंडर वॉल फोर्सेस के भी कुछ टाइप होते हैं। तो वंडर वॉल फोर्सेस के 3 टाइप्स होते हैं, जो कि होता है डिस्पर्जन फोर्स, जिसे लंडन फोर्स भी कहा जाता है। देन सेकंड होता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, एंड थर्ड होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। तो वन बाय वन हम ये सारे जो फोर्सेस है, इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पर है डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। अब डिस्पर्जन फोर्स को लंदन फोर्स भी कहा जाता है, या फिर आपको एग्जामिनेशन में लंदन फोर्स को और क्या कहा जाता है,
डिस्पर्जन फोर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये एक्चुअली होते क्या है, ये फोर्सेस किस तरीके से मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें ये फोर्सेस देखने मिलते हैं, तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में इमेज के थ्रू और डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखिए लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स को समझने के लिए आपको जो टर्म पता होना चाहिए वो है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल क्या होंगे, पोलर का मतलब है तो यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड शेयर हो रहा है एटम्स के बीच में, तो वो उनमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो इक्वली शेयर नहीं हो रहे, किसी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है, या फिर HF ले लो आप। तो HCl वगैरह में देखिए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl, तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है Cl के पास हो गए, हाइड्रोजन के पास कम है, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर बॉन्ड या फिर पोलर मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें ऐसा नहीं है, सारे जो भी एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में सबके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल वगैरह, सबके पास सारे जो एटम्स प्रेजेंट होंगे आपके मॉलिक्यूल में सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो होता है आपके नॉन पोलर। अब देखिए जो लंदन फोर्स है या फिर डिस्पर्जन फोर्स है, इसमें यहाँ पर आपको जो दो एटम है, सबसे पहले दो एटम लिया गया है जो कि दोनों भी इक्वल एटम है, ठीक है, उनमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है कि कुछ कुछ देर के लिए टेम्पररीली, थोड़े ही टाइम के लिए क्या होता है यहाँ पर कि एक जो यहाँ पर आपका ये वाला एटम है, ये वाला एटम में कुछ देर के लिए सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाने लगते हैं, यानी कि यहाँ पर ज्यादा आपको नेगेटिव चार्ज इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा करके आपके इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर ये जो दूसरा एटम है इस पर यहाँ पर क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स आ रही है, ठीक है, एक जो फोर्स जनरेट हो रही है यहाँ पर जो कि इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रही है, तो इस फोर्स को कहा जाता है लंदन फोर्स। ठीक है, क्या होता है जब सेम एटम है जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके नॉन पोलर मॉलिक्यूल है आपका, तो नॉन पोलर एटम या फिर मॉलिक्यूल में कुछ टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन एक जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो एक जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, ज्यादा करके इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर राइट साइड में डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर तो एक चार्ज जनरेट होगा, और ये वाले एटम में भी एक चार्ज जनरेट करता है, ठीक है, नेबरिंग एटम में भी कुछ डिस्टॉर्ट होता है, ठीक है, डिस्टॉर्शन होता है, तो अट्रैक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए जो दूसरा वाला है इसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाले इस साइड आ जाएंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है यही होता है आपका लंदन फोर्स यहाँ पर, या फिर ये जो फोर्सेस है जो अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पर, ठीक है, जो अट्रैक्शन बिटवीन देखिए अपोजिट पार्शियल चार्जेस of neighboring induced dipole cause atoms stick together for very short time, बहुत कम समय के लिए, ठीक है, टेम्पररी इसीलिए बोला गया कि बहुत कम समय के लिए क्या होता है यहाँ पर चार्ज जनरेट हो जाता है, और इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है उसी फोर्स को कहा जाता है लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स। बहुत सिंपल है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्पर्जन फोर्सेस इंटरैक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पर देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिस्पर्जन फोर्सेस में जो डिस्पर्जन फोर्सेस इंटरैक्शन में जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ पर हमें कुछ आर से रिलेटेड सारे टर्म्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर आर क्या है, आर है डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, पार्टिकल जैसे कि मान लीजिए कोई ए पार्टिकल है और कोई बी पार्टिकल, इनके बीच का डिस्टेंस आर है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो डिस्पर्जन फोर्सेस इंटरैक्शन है उसमें एनर्जी यानी कि एक तरीके से फोर्स, ठीक है, डिस्पर्जन फोर्सेस में जो फोर्स है, जो एनर्जी है, एनर्जी इज क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r टू द पावर 6, यानी कि देखिए थोड़ी भी अगर r की वैल्यू बढ़ जाए तो एनर्जी या फिर फोर्स जो है बहुत घट जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बार आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन भी रीड कर सकते हो, सो आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
Dipole forces are stronger than dash and weaker than dash interactions. तो देखिए यहाँ पर dipole forces ये टर्म यूज करा गया है। तो जैसे हमने देखा वंडर वॉल फोर्सेस के 3 टाइप्स है, लंदन फोर्सेस और जिसे डिस्पर्जन फोर्स भी कहा जाता है, वो हमने भी डिस्कस कर लिया। देन सेकेंड जो टाइप है वो है डाइपोल फोर्सेस। अब डाइपोल फोर्सेस यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रॉन्गर देन डैश इंटरैक्शंस एंड वीकर देन डैश। तो उसके लिए ये रिलेशन पता होने के लिए आपको पहले समझना होगा डाइपोल फोर्सेस होती क्या है। तो देखिए इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। तो डाइपोल फोर्सेस के लिए आप फॉर एग्जांपल कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, जैसे कि HF ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर H लिख लीजिए और यहाँ पर सॉरी F और H। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर F और यहाँ पर H आ जाएगा। अब यहाँ पर भी H F और यहाँ पर H और F। तो देखिए क्या होता है डाइपोल इंटरैक्शन में, यहाँ पर जब पहले से ही अगर हम देखें यहाँ पर डाइपोल में जो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं ये दो डाइपोल के बीच में होती है। मतलब कि दो ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में जिनका एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, जैसे पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ऑलरेडी पहले से ही इनका परमानेंट डाइपोल है, यानी कि HF में हमें पता है फ्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसीलिए फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल नेगेटिव। तो डेल्टा क्यों लग जाता है, किसी भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज ऐसा हो जो कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम हो तो उस पर पार्शियल लग जाता है, जो कि बहुत छोटा चार्ज होता है इसीलिए पार्शियल लग जाता है। तो HF मॉलिक्यूल में देखिए यहाँ पर जैसे कि रिपल्शन हो रहा है क्योंकि सेम पॉजिटिव चार्ज एक साइड है। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा। अब ये जो अट्रैक्शन है, ये जो फोर्सेस है जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है और ये फोर्सेस एक दूसरे को जो रिपेल कर रही है, एक तरीके से ये जो फोर्स है अट्रैक्शन में, ये जो फोर्स है ये है हमारी डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, डाइपोल फोर्सेस बहुत सिंपल है। अगेन एक परमानेंट डाइपोल है, एक मॉलिक्यूल ऐसा जिनका ऑलरेडी वो परमानेंट डाइपोल है। ठीक है, ऑलरेडी उसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साइड है और H की तरफ कम है। तो उसी तरीके से यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो एक अट्रैक्शन कर लेगा। ठीक है, और उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही जो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, उसे हम कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। अब याद रखिएगा डाइपोल फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्गर देन लंदन फोर्स होती है। लंदन फोर्स हमने अभी पढ़ा। लंदन फोर्स क्या होती है, कुछ टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है, इसलिए कुछ समय के लिए होती है। इसीलिए ऑब्वियसली लंदन फोर्स जो है डाइपोल फोर्स से वीक होगी। ठीक है, और वीकर देन, तो डाइपोल फोर्स जो है ये वीकर देन आयन पे होगा। ठीक है, आयन क्या होता है, आयन इंटरेक्शन, जैसे कि Na+ Cl-, तो एक आयनिक फॉर्म में है। ठीक है, आयन्स के फॉर्म में, तो ऑब्वियसली वो डाइपोल फोर्सेस से आयन जो होता है ये स्ट्रॉन्ग हुआ है। यानी कि एक तरीके से डाइपोल फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्गर देन लंदन फोर्सेस और वीकर देन आयन इंटरेक्शन। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो HCl मॉलिक्यूल ये किस इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है, हमें ये बताना है। तो देखिए वंडरवॉल इंटरेक्शन, तो वंडरवॉल इंटरेक्शन अट्रैक्टिव जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उन्हें हम वंडर वॉल इंटरेक्शन भी कहते हैं। और वंडर वॉल इंटरेक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन, लंदन इंटरेक्शन एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो देखिए जैसे हमने अभी देखा लंदन इंटरेक्शन में क्या होता है, लंदन इंटरेक्शन में एक परमानेंट टेम्पररीली, यानी कि कुछ समय के लिए, कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पर हमें कुछ फोर्सेस देखने मिलती है, अट्रैक्शन देखने मिलते हैं अमंग द मॉलिक्यूल्स। लेकिन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होते हैं, जो पहले से ही, यानी कि परमानेंट उनमें डाइपोल मूवमेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल में। तो देखिए यहाँ पर हमने डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन अभी तक हमने स्टडी नहीं करा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा। और ये होता क्या है ये हम आगे स्लाइड में देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ आपको ये देखना है HCl, क्योंकि देखिए क्लोरीन यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है हमें क्लोरीन की तरफ देखने मिलेगा। तो H पर प्लस डेल्टा और Cl पर माइनस डेल्टा साइन कुछ इस तरीके से हमें देखने मिलेगी HCl बॉन्ड में। तो यहाँ पर इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये
इनमें परमानेंट पहले से ही एक डाइपोल मूवमेंट है इनके बीच में, तो इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है ये एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, take R as a distance between two molecules. The energy between stationary polar molecule is proportional to dash in case of dipole-dipole interaction. तो देखिए dipole-dipole interaction में R जो है, R क्या होता है, जो भी कोई दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे कि मान लीजिए HCl एक मॉलिक्यूल है, देन दूसरा HCl मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है एक तरीके से ये R हो जाएगा, ठीक है। तो ये R जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है R, उनमें क्या रिलेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है। उन एनर्जी में यानी कि एक तरीके से फोर्स में या फिर एनर्जी में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में जो डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल का क्या होगा, 1/r टू द पावर 3। और जैसे कि हमने देखा, अगर r जो कि डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल है इन केस ऑफ लंदन फोर्सेस या फिर लंदन इंटरैक्शन में क्या होता है, रिलेशन इज इक्वल्स टू 1/r टू द पावर 6, लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन में 1/r टू द पावर 3, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पर देखिए, एनर्जी बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल which are stationary inversely proportional to the cube of the distance between two molecules, ठीक है, जैसा हमने देखा है यहाँ पर। in case of dipole dipole interaction, this interaction is stronger than London forces। देखिए क्योंकि ये जो है इंटरेक्शन लंदन फोर्सेस से यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए यहाँ पर 1/r³ यानी इससे थोड़ा कम आया है, इसलिए एनर्जी यहाँ पर ठीक ठाक होगी, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू लंदन फोर्सेस। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन ए आ जाएगा, 1/r टू द पावर 3 या फिर 1/r³ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following interaction occurs between a permanent dipole and neutral molecule। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरेक्शन की हमें बात करी गई है, वो इंटरेक्शन किस तरीके से है कि पहले से ही परमानेंट डाइपोल है और उसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी है, तो उस इंटरेक्शन को कौन सा इंटरेक्शन कहा जाता है। तो जैसे कि हमने अभी तक दो टाइप्स कवर कर लिए वैन डेर वाल्स फोर्सेस के, जिसमें अब थर्ड जो फोर्स है वैन डेर वाल्स फोर्स, जिसे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाता है। और ये जो डेफिनेशन है, यानी कि ये जो जिसमें पूछा है कि पहले से ही एक परमानेंट डाइपोल, यानी पहले से ही कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका एक परमानेंट डाइपोल है और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, तो उस इंटरेक्शन को कहा जाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये किस तरीके से होता है, तो देखिए क्या होता है। अब ये देखिए ये परमानेंट डाइपोल है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एक परमानेंट है। यहाँ पर ए जो है, ए एटम पर पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और बी एटम पर इस मॉलिक्यूल में डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। ये पहले से ही एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब क्या होता है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, न्यूट्रल यानी कि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से एग्जांपल समझ सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूल है जो परमानेंट डाइपोल था, आप ऐसा समझ सकते हैं बिगड़ा हुआ बच्चा, ठीक है। बिगड़ा हुआ बच्चा था कोई। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो कि सीधा साधा बच्चा था, शरीफ बच्चा था। अब क्या हो गया, यहाँ पर जो परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसके करीब चले जाता है जब इसे साथ ले आते हैं, ठीक है, इसमें इंड्यूस करा जाता है, इसको साथ ले आते हैं। ये जो सीधा साधा सा बच्चा था, इसको यहाँ पर इसके बिगड़ालू बच्चे के पास ले आए, तो ये भी बच्चा क्या हो जाएगा, उसके साथ रह रहकर बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी, जैसे कि यहाँ पर एटम बी है जिसमें डेल्टा नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस हो जाता है वो डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था इसमें भी आपको यहाँ पर ये पोलर मॉलिक्यूल देखने मिलता है थोड़े वक्त के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, परमानेंट डाइपोल से कुछ हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को साथ में रखा। अब क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस हो जाता है यानी कि यहाँ पर ये जो डेल्टा नेगेटिव है इस पर इंड्यूस होकर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसमें भी हमें चार्जेस देखने मिलते हैं, यानी कि एक तरीके से ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक पोलर बन जाता है, यानी कि इसमें हमने डाइपोल इंड्यूस कर दिया, इसीलिए इसे कहा जाता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल
इंटरैक्शन। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। नेक्स्ट, hydrogen bond plays a vital role in determining substance properties and structure. Which of the following may not an example? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मॉलिक्यूल की हमें प्रॉपर्टी बताता है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, तो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड बताता है। अब हमें बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड उसके बारे में कोई चीज नहीं बताता है। ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड का एक तरीके से एग्जाम्पल नहीं होगा। तो देखिए जब भी, जैसे कि मैंने आपको पिछले ही चैप्टर में बताया, जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो तो दो ही चीज याद रखिए, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन से एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अगर किसी भी कंपाउंड में ये तीन एटम्स आपको देखने मिले, किसी भी मॉलिक्यूल में ये तीन एटम्स आपको देखने मिले, तो उस केस में समझ जाना कि वहां पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स जैसे कि यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि एक एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि प्रोटीन के भी काफी सारे टाइप होते हैं, तो जिसमें हमने यहाँ पर प्रोटीन में अमीनो एसिड्स का यहाँ पर स्ट्रक्चर लिया है। आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको स्ट्रक्चर देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो है नाइट्रोजन है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है इस कंपाउंड में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने मिलेगा। उसी तरीके से सेकेंड जो है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन देखने मिलता है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने मिलेगी, तो यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने मिलेगी। उसी तरीके से हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल होता है, फिर देन यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलने की बात है कि ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि हमने हाइड्रोजन देखा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन में से कोई भी तीनों में से एक एटम हो, दैट मीन्स वहां पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर हम मीथेन मॉलिक्यूल की बात करें, तो देखिए मीथेन मॉलिक्यूल में ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है और ना ही फ्लोरीन है, तो यहाँ पर जो है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने नहीं मिलता है मीथेन मॉलिक्यूल में। तो इसीलिए जो मीथेन मॉलिक्यूल है, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऑप्शन से यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स डू एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्स ऑन वन अनदर। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पूछा गया कि मॉलिक्यूल्स में हमें रिपल्सिव फोर्सेस भी देखने मिलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। किस तरीके से, तो क्या होता है, अगर हम सॉलिड एंड लिक्विड की बात करें तो ये कुछ हद तक ही आप इसे कॉम्प्रेस कर सकते हो, उसके बाद आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो। तो सॉलिड में जैसे कि अगर आप पार्टिकल्स बहुत ज्यादा करीब होते हैं, एक दूसरे से काफी कम डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक हद तक आप इसे कॉम्प्रेस कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर देख रहे हो जो स्पेस है, अगर आप इसे कॉम्प्रेस करोगे तो ये यहाँ पर जो सारे मॉलिक्यूल में एटम है एक दूसरे से काफी क्लोज आएंगे। लेकिन आप जब बहुत ज्यादा आप कॉम्प्रेस करने लगोगे तो क्या होता है, एक हद तक ही कॉम्प्रेस हो जाएगा। उसके बाद क्या होने लगता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन है सारे नेगेटिवली चार्ज है, तो वो रिपेल करना स्टार्ट हो जाता है। और जब जितना आप उन्हें करीब लाओगे, जितना मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, आपको रिपल्सिव फोर्सेस जो है उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो सॉलिड एंड लिक्विड में कुछ इस तरीके से होता है, गैसियस में तो आप इजिली उन्हें कॉम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन सॉलिड एंड लिक्विड में आप जो आपके मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिपल्स आपको सॉरी कॉम्प्रेस आप एक ही हद तक कर सकते हो, बहुत इजीली आप उन्हें कॉम्प्रेस नहीं कर पाओगे, तो जिसकी वजह से आपको, अगर बहुत ज्यादा आप कॉम्प्रेस करने लगोगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्सेस जो है ये स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट दिया गया आपको, ये करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो स्टेटमेंट दिया गया है ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, the temperature at which solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. The melting point of a solid is an indication of. तो देखिए यहाँ पर पहले तो हमें एक डेफिनेशन बताई गई इस क्वेश्चन में कि जो टेम्परेचर है
एक ऐसे टेम्परेचर पे जिसमें कि सॉलिड जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उस प्रेशर के अंडर सॉलिड मेल्ट हो जा रहा है यानी कि लिक्विड बन जा रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। अब हमें बताना है कि जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए सॉलिड का यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है, ये इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि सॉलिड्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको इंडिकेट कर रहा है कि कितना, क्योंकि देखिए सॉलिड में क्या होता है, जो सारे पार्टिकल्स है, सारे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो एक दूसरे से काफी करीब होते हैं, तो उसमें अट्रैक्शन वगैरह ज्यादा होता है, तो आप उससे मेल्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज सारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तो सॉलिड का एक प्रॉपर हमें स्ट्रक्चर देखने मिलता है। कोई भी सॉलिड चीज आप ले लो तो उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट करें तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है सॉलिड में ये ज़्यादा हो जाता है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से सॉलिड में जो है जब आप इसे मेल्ट करते हो तो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये इंडिकेट करता है कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो काफ़ी हाई है। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स the particle gain enough energy to overcome the forces holding them together in a fixed structure, allowing them to move more freely as a liquid। ठीक है, तो सॉलिड है, सारे कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर है, सॉलिड को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको एक इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर सारे जो पार्टिकल्स है सॉलिड में, ठीक है, जो एक दूसरे को होल्ड करे रखे हैं, तो वो पार्टिकल को आपको फ्री करना है जिस तरीके से लिक्विड में होता है। सो देयरफॉर हायर यहाँ पर आपको मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, मीन्स जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी। ठीक है, तो यही बता रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट, covalently bonded molecules have low melting and boiling point because, तो देखिए covalently bond molecules जो होते हैं जैसे कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जो बॉन्ड बन रहा है, मॉलिक्यूल में जो एटम्स है उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से शेयर हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो बॉइलिंग या फिर मेल्टिंग पॉइंट होता है ये लो क्यों होता है, इसका क्या रीजन है। तो देखिए कोवेलेंटली बॉन्ड कंपाउंड है यानी कि बस इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो रहे हैं, कंप्लीटली वो स्टेबल नहीं है, कुछ समय के लिए ये वाला एटम खींचेगा कुछ समय के लिए, जैसे कि अगर हम H2 मॉलिक्यूल में देखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल होता है, यानी दोनों H के बीच में कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कुछ समय के लिए ये वाले हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होगा कुछ समय के लिए, यानी कि एक तरीके से शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पर शेयरिंग की वजह से क्या होता है, कोई भी स्टेबल नहीं होता, तो जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर अगर आप इन्हें हीट कर लो या फिर इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लगा दो तो उस केस में इनका जो बॉन्ड है इजीली ब्रेक हो जाता है, यानी कि एक तरीके से इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये काफी वीक होते हैं, जिसकी वजह से कोवेलेंटली बॉन्ड मॉलिक्यूल का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने मिलता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, intermolecular forces are weak. Next, what is the result of balancing between intermolecular forces and thermal energy? तो देखिए intermolecular forces and thermal energy के बीच में जो बैलेंस करता है वो 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से कि देखिए यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है इसमें जो प्रीडोमिनेंस होगा ये सॉलिड का होगा, जैसे कि गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा। और अगर थर्मल एनर्जी की हम बात करें तो थर्मल एनर्जी जिसमें सबसे ज्यादा होगी वो होगी गैस की। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर थर्मल एनर्जी ये क्या होती है। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल को एक दूसरे से कितना, यानी कि एक दूसरे से कितना ज्यादा होल्ड कर रखा है, कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे को कितना टाइटली होल्ड कर रखा है। और थर्मल एनर्जी क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को क्या, यानी कि अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर दो तो मॉलिक्यूल को सेपरेट कर देगी, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल में, यानी कि अगर हम गैस की बात करें तो गैस में भी हमें कुछ इस तरीके से देखने मिलते हैं कि दूर दूर सारे
मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सॉलिड में पास पास होते हैं, ठीक है। तो यही रीजन है। तो सॉलिड में अगर हम देखें इंटरमॉलिक्यूलर या फिर थर्मल एनर्जी कौन डोमिनेट करता है, तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन डोमिनेट करता है। और गैस की बात करें तो गैस में थर्मल एनर्जी, क्योंकि गैस में क्या होता है, आपको मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से काफी काफी दूर देखने मिलते हैं, तो थर्मल एनर्जी यही करती है, सेपरेट करती है मॉलिक्यूल्स को। और सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है उनको इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है आपस में करीब करती है, उनको साथ में बनाए रखती है। तो यही है यहाँ पर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी जो है ये 3 स्टेट ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट, which state of matter is likely to form when there is a predominance of intermolecular energy? तो देखिए इंटरमोलिकुलर एनर्जी प्रीडोमिनेंट किस स्टेट ऑफ मैटर में होगी। प्रीडोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि ज्यादा, ठीक है, यानी कि किस तरफ ज्यादा आपको, किस स्टेट ऑफ मैटर में आपको सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर एनर्जी देखने मिलती है, तो वो होता है सॉलिड में, ठीक है। सॉलिड में जो है आपको सबसे ज्यादा जो होती है इंटरमोलिकुलर एनर्जी देखने मिलती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन या फिर एनर्जी की हम बात करें तो इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन या फिर एनर्जी क्या करती है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स उनको करीब लाए रखती है, ठीक है। तो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर एनर्जी आपको देखने मिलती है, देन लिक्विड में एंड देन गैस में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंस यानी सबसे ज्यादा किसमें आपको देखने मिलती है, ये सॉलिड में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गैस कैन बी लिक्विफाइड ओनली थ्रू एन इंक्रीज इन कॉम्प्रेशन। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, गैस को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं, गैस को यानी लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्रेशन को इंक्रीज करते हुए। तो नहीं, ये जो स्टेटमेंट दिया गया आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है। गैस को अगर आपको लिक्विफाई करना है तो उसमें आपको कंप्रेशन तो आपको ज्यादा लगाना ही है, कंप्रेशन तो आपको करना ही है, साथ ही साथ आपको थर्मल एनर्जी भी देना है, ठीक है। सिर्फ आपको आप गैस को कंप्रेस करते जाओगे और आप सोचो कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कंप्रेशन के साथ साथ आपको थर्मल एनर्जी भी लगाना होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर स्टेटमेंट देख सकते हो, द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज गैस कैन नॉट लिक्विफाइड ओनली थ्रू कंप्रेशन, इवन द टेम्परेचर नीड्स टू बी लोअर इन ऑर्डर टू कंप्रेस द गैस। टेम्परेचर को आपको कम करना है और आपको कंप्रेशन ज्यादा करना है, तो उस केस में आप देखोगे कि आपका जो गैस है वो लिक्विफाइड हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में, जैसे कि सॉलिड में हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती है, लेकिन थर्मल एनर्जी भी होती है उसमें, ऐसा नहीं कि थर्मल एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है। गैस में थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है, लेकिन होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती। तो यही रीजन है, दोनों चीज भी हमें करना है, कॉम्प्रेशन के साथ साथ आपको थर्मल एनर्जी भी प्रोवाइड करना है, आपको टेम्परेचर भी कम करना है, सो दैट आपका गैस जो है ये लिक्विफाई हो जाए, गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया आपको एक फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फॉल्स। नेक्स्ट, गैस इज रेडिली फॉर्म इन केस ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ। देखिए गैस जो है जल्दी से कब बन जाता है, क्या ज्यादा होने पर, क्या इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी, ये हमें बताना है। तो देखिए ये डायग्राम बस आप एक बार याद कर लीजिए, सो दैट आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए अगर हम गैस की बात करें तो गैस में थर्मल एनर्जी का प्रीडोमिनेंस ज्यादा होता है, यानी थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा गैस में आपको देखने मिलती है। तो थर्मल एनर्जी क्या करती है, थर्मल एनर्जी आपके सब्सटेंस में जो भी मॉलिक्यूल्स है उन्हें सेपरेट करती है। तो गैस में ऐसे ही देखने मिलता है हमें। गैस में क्या होता है, सारे जो मॉलिक्यूल्स है, तो गैस मॉलिक्यूल जैसे कि आप देखोगे गैस में जो सारे मॉलिक्यूल बहुत एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं। तो गैस जो है इजीली तब बन जाता है जब आपका थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा हो। तो थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा गैस में होती है और सबसे कम सॉलिड में होती है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ आइस विच एनर्जी डू यू थिंक दैट इज प्रीडोमिनेंट। तो देखिए आइस के केस में कौन सी एनर्जी जो है ये प्रीडोमिनेंट करती है। तो आइस देखिए, आइस क्या है, यहाँ पर आइस जो है ये सॉलिड है, ठीक है, आइस सॉलिड है। तो ये अगेन ये आपको फिगर याद रखनी है, ये पिक्चर बस आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए
इंटरमोलिकुलर अगर हम फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पर सॉलिड्स जो है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन यानी प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन आपको सॉलिड में देखने मिलता है। तो आइस चूंकि एक सॉलिड है तो सॉलिड में आपको प्रीडोमिनेंस किस चीज़ का देखने मिलेगा, इंटरमोलिकुलर एनर्जी का। तो सॉलिड में याद रखिएगा, सॉरी, इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। और अगर थर्मल एनर्जी की बात करें तो थर्मल एनर्जी गैस में सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम सॉलिड में होता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर हमें सॉलिड पूछा गया है जो कि आइस जो है सॉलिड है, तो आइस के केस में जो प्रीडोमिनेंट होगा वो इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन होगा या फिर इंटरमोलिकुलर एनर्जी होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंटरमोलिकुलर एनर्जी। नेक्स्ट, the following are the temperatures of milk in Celsius. In which of the following do you think intermolecular forces are predominant than thermal energy? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्जांपल क्या दी गई है, हमें मिल्क के कुछ टेम्परेचर्स दिए गए हैं सेल्सियस में, हमें बताना है कि इन टेम्परेचर्स को देखते हुए किस टेम्परेचर पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है जब आपका टेम्परेचर ज्यादा हो, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा आपका थर्मल एनर्जी, और जितना आपका टेम्परेचर कम होगा उतना ज्यादा आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर क्या है, 9 डिग्री। ठीक है, तो 9 डिग्री, अगर मिल्क का टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस है तो उस केस में आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका इंटरैक्शन जो होगा, इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन ये आपका ज्यादा होगा। यही पूछा गया हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि किस टेम्परेचर पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगी, तो जितना कम टेम्परेचर होगा उस कम टेम्परेचर पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपकी ज्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, जैसे कि the rise in temperature depict thermal energy. So among the given option 82 degree Celsius, the milk has highest thermal energy and 9 degree Celsius has the higher intermolecular energy. So at 9 degree intermolecular forces are predominant than the थर्मल एनर्जी इन मिल्क। तो यही है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा उतना थर्मल एनर्जी ज़्यादा, और आपका टेम्परेचर जितना कम होगा उतना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपके ज़्यादा हो गए। बस ये रिलेशन आप याद रख लीजिएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर हो जाएगा वो 9 डिग्री हो जाएगा। मिल्क का जो टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस पर आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, What is a term used for the conversion of solid into gas directly? तो देखिए सॉलिड को हम गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हो तो उस टर्म को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। क्या इवेपोरेशन कहा जाता है, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन या फिर मेल्टिंग। तो उसके लिए आपको ये डायग्राम याद करनी है कि किस तरीके से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। तो देखिए जब भी अगर आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसे कहा जाता है इवेपोरेशन। ठीक है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, कंडेंसेशन। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो सब्लिमेशन। तो क्वेश्चन में आपको यही पूछा है, सॉलिड को अगर आप गैस में कन्वर्ट करते हो तो उससे कहा जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसे कहा जाता है डिपोजिशन। ठीक है, उसी तरीके से सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसे कहा जाता है मेल्टिंग, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसे कहा जाता है फ्रीजिंग। ठीक है, तो इन सारे टर्म्स को बस आप एक बार याद कर लीजिएगा, ये डायग्राम याद रखिएगा। और जो प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्टिकल्स इन अ सॉलिड। तो सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, या फिर कंटिन्यूसली मूविंग मोशन में होते हैं, किस तरीके से होता है हमें ये बताना है। तो देखिए सॉलिड में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं सारे ये टाइटली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट एक आपको स्ट्रक्चर देखने मिलता है। लिक्विड में थोड़े एक दूसरे से लूजली पैक्ड होते हैं, और गैस में कंटिन्यूस मूविंग आपको पार्टिकल देखने मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इंटरमोलिकुलर, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर इंटरमोलिकुलर एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अगर हम उस टर्म में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर एनर्जी ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ थर्मल एनर्जी। द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड हैव डेफिनाइट शेप एंड स्ट्रक्चर। देखिए टाइटली पैक्ड, तो आपके अगर हम सॉलिड स्ट्रक्चर देखें तो आपके घर में जो भी चीजें हैं जैसे कि टेबल, चेयर,
ठीक है, लैपटॉप वगैरह, तो कोई भी चीज़ जो कि सॉलिड हो, क्योंकि कॉम्पैक्टली पैक्ड स्ट्रक्चर है तो उसका कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है। तो यही है, तो सॉलिड में आपको इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी ज़्यादा देखने मिलेंगी इंस्टेड ऑफ थर्मल एनर्जी। और सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज हाई इन केस ऑफ। तो देखिए, कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी कि आपको कितना टाइटली उन्हें कॉम्प्रेस कर सकते हो जबकि इनके जो बीच के पार्टिकल्स जो है, जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर के बीच में जो पार्टिकल्स है वो और करीब आ सके। तो देखिए, कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी कि प्रेस करना, कॉम्प्रेस कर कर चीज़ों को प्रेस करना। तो एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो कॉम्प्रेसिबिलिटी गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड्स एंड लिक्विड में कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है बहुत कम होती है, लिक्विड में तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, देन उसके बाद सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा कम होती है, देन उसके बाद लिक्विड में, एंड देन सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी आपको गैसेस में देखने मिलती है। तो गैसेस में क्यों कॉम्प्रेसिबिलिटी देखने मिलती है? बिकॉज उनकी थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। गैसेस में थर्मल एनर्जी जो है ये प्रीडोमिनेंट होती है, इसीलिए आपको गैसेस में कॉम्प्रेसिबिलिटी ज़्यादा देखने मिलती है, बिकॉज दिस एनर्जी इनेबल्स मॉलिक्यूल गैस टू अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड so that when compressed together compress easily by reducing the distance between the each other comparatively। तो क्या होता है, कॉम्प्रेस कर रहे हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे से पास ला रहे हैं, जो दूर दूर मॉलिक्यूल होते हैं गैस में उनको कॉम्प्रेस करने से एक दूसरे से करीब हो जाते हैं। तो गैस में क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर मॉलिक्यूल होते हैं तो आप उसे कॉम्प्रेस कर कर पास ला सकते हैं, क्योंकि गैसेस में थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैसेस। सो दैट्स इट, इस लेक्चर को अब हम यहीं एंड करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी क्वेरीज है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।